प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कड़वक के भागों को, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसे क्या बताए हैं पाठ में। पहले कड़वक में एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोही जई कवि सुनी। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम कड़वक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि एक आंख होते हुए भी वे गुणवान हैं। उनकी वाणी ऐसी है जो भी उनके काव्यों को सुनेंगे वह मोहित हो जाएंगे। यहां नैन का अर्थ होता है बाबू आंख, गुणी का मतलब होता है गुणवान, सोई का अर्थ होता है शताब्दावली वही, विमोही का अर्थ होता है मोहित होना, और जयी का मतलब होता है जिसने। ये शताब्दावली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दूसरे होता है चांद जैस जग विधि और तारा, दिन्ही कलंक किन्ही अजियारा, जग सुझा एक नैनहा उवा सुकु अस नख तनहा माहा। इसमें जयसी जी बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम कड़वक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि ईश्वर ने इन्हें चांद की तरह इस धरती पर उतारा है। इस प्रकार चांद में दाग रहते हुए पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी प्रकार कवि अपने अंदर अवगुण होते हुए भी अपने काव्य के प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। कवि संसार को अपने एक ही आंख से देखते हैं, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य में उदित होने वाले उस शुक्र नामक तारे के समान है, जो चमकता ही है और गुणी है। यहां से शताब्दी देखेंगे, विधि का मतलब होता है बाबू ईश्वर, और तारा का मतलब होता है उतार, दिही मिस होता है दिया, कलंक का अर्थ होता है दाग, की चंद्रमा में भी दाग है, और जैसे भी चंद्रमा में दाग होते हुए में संसार को उजाला देता है। उबा मिस होता है उदित, शुक्र मिस होता है शुक्र, नख तनहा महा मिस होता है नक्षत्रों के बीच। अगला हम लोग देखेंगे कि जौ लही अम्बही डाम न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम कड़वक से ली गई। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाम यानी मंजीरा, ये हम लोग देहात में बोलते हैं मोजर या मंजरी बोलते हैं, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। यह जो ही लही का मतलब होता है जब तक, अम्भी का मतलब होता है आम, डाम का मतलब होता है मंजरी लगना, तो लही मिस तब तक, बसाई मिस होता है सुगंध गंध नहीं आती है। अगला में किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असुझ अपारा। जैसे बताते हैं कि समुद्र का पानी तो खारा है, बाकी अपार है, ये छोर से वो छोर नहीं लगते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम कड़वक से ली गई। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि समुद्र का पानी खड़ा है, इसीलिए वह सूझ और अपार है। यहां किन्हीं में होता है किया, भव में से तो हो गया, अपार में होता है संसार बाबू। अगला देखेंगे हम लोग लाइन को, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लगा आकाशा। इसमें कवि बताते हैं, कहते हैं जैसे जी कि सुमेरु पर्वत को शंकर भगवान का त्रिशूल लगा था ना, तब पर भी वह कंचन गिरी की तरह आकाश में फैल गया।
प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत कांस है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम करवक से ली गई। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ, और जैसे ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया वह कंचनगिरी सोने का पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। यहां सुमेरु का मतलब होता है सुमेरु पर्वत, त्रिशूल का मतलब होता है बाबू त्रिशूल, विनाशा में होता है नष्ट किया, कंचनगिरी में होता है सोने का पर्वत, आकाशा में होता है आकाश। ध्यान में रखेंगे, अला रखेंगे, जो लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कवि कहते हैं इसमें कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम करवक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि जब तक धरियों में कोयल को गलाया नहीं जाता, कोयला को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। जौ लही का मतलब होता है जब तक, धरी में होता है सोना गलाने वाला एक पात्र होता है, कलंक में होता है कोयला, कांच में होता है कच्ची धातु, कारा में होता है कठोर। और देखेंगे, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो ही कही चाऊ। इसमें कवि बताते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित का महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 करवक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि उनकी एक आंख है जिससे वह इस संसार को देखते हैं, उनकी यह आंख दर्पण के समान है जिसका भाव निर्मल और सब रूपवान लोग बड़े चाव से इनका मुख देखते हैं। निर्मल में होता है साफ, रूपवंत में होता है रूपवान लोग, चाव में होता है बाबू चाव। ये जयसी जी का पहला भाग था कड़वक का, तो हम लोग देखेंगे कड़वक का दूसरा भाग। दूसरे भाग में कड़वक में जयसी जी बताते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरा गावा पावा। इसमें कवि बताते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। यह हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के दूसरे कड़वक से ली गई। उस पहले कड़वक से था ये बाबू दूसरे कड़वक से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं वे इस काव्य की रचना करके जब लोग को सुनाते हैं तो उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव होता है। जोरी का मतलब होता है रचना, प्रेम में होता है प्रेम, पीर में होता है पीड़ा के कवि थे। अब देखेंगे, जोरी लाई रकत के लिए, ये जितने भी शब्द में लिखे हैं जैसे जी एकदम रकत के, जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। यहाँ जैसे जी अपने खून पसीने से रकत के लिए से एक एक शब्दों के जोड़ जोड़ को लिखे हैं। इसे बताते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत के दूसरे कड़वक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जयसी जी कहते हैं कि उन्होंने एक काव्य को रकत की लई से जोड़ा और आंखों से आंसू भी भिंगाया, अर्थात प्रेम को पाना आसान नहीं होता, इसमें पीड़ा भी होता है और आंसू भी होते हैं। रकत का मतलब होता है बाबू खून, लई का मतलब होता है गोंद, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। अगला हम लोग देखेंगे, ओ मन जाही कवित अस किन्हा मुख यह रहे जगत मही चिन्हा, कहा सो रत्न सेनी अस राजा, कहा सुब्बा असी बुद्धि उपराजा, कहा अलाउद्दीन सुल्तानो, कहा राघव जय किन्हीं वखानो, कहा स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। इसमें जयसी जी बताते हैं न किस जग में न राजा रत्नसेन थे, न पद्मावती था,
थी, न वो बुद्धिमान सुगा, न अलाउद्दीन खिलजी सुल्ताना, न वो सुंदर पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा। उनकी सिर्फ कृतियां इस जग में विद्वान है। कवि कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत कान से, ये हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 कड़वक से ली गई। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर किया ताकि मेरे न रहने पर भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी बनी रहे। अभी ना ही रत्नसेन है, ना बुद्धिमान सुआ और ना अलाउद्दीन। कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मावती के सुंदर रूप का व्याख्यान किया, ना ही वह रूपवती पद्मावत। फिर भी इस यश की कहानी रूप में आज लोग जानते हैं। यहाँ से शब्दावली लिया है। किन्हीं का मतलब होता है बाबू किया, मुख का मतलब होता है मुझे, चिन्ही का मतलब होता है निशानी, सुब्बा मतलब होता है हीरामन तोता, बुद्धि में होता है बुद्धिमान, राघव में होता है राघव चेतन, सूरप में होता है सुंदर। इतना शब्दार्थ को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै न मरे बासु। कवि कहते हैं कि फूल तो मर जाता है, बाकी उसका सुगंध नहीं मरता है। इसमें प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत कान से एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 कड़वक से ली गई। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि पुरुष धन है जिसकी इस संसार की कृति और प्रतिष्ठा है। उनकी यह प्रतिष्ठा संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। पुरुष मतलब होता है बाबू पुरुष, कीर्ति में होता है कीर्ति, वासु में होता है सुगंध। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कोई न जगत जस बेंचा के न लिही जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हमें सवारे दुई बोल। जैसे जी कहते हैं कि जो इस कविता को पढ़ेगा है ना, उसकी आंखों में एक बार जरूर आंसू आएगा। और ये भी बताते हैं, कवि कहते हैं है ना, कि एक आंख होते हुए एक आंख कवि का नहीं था, तब पर भी सुंदर कविता को किस तरह से ढाले हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत कान से एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के दूसरे कड़वक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि जायसी जी कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं, जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्द में याद रखेगा। यहाँ जस का मतलब होता है यश प्राप्त करना, बेंचा में होता है बेचा, कोई भी होता है किसी ने, लिन्हा में होता है खरीदा, सवारा में होता है याद रखना। ये बाबू पाठ का एक चैप्टर समाप्त होता है ना।